नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रोगों की जड़ यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के ऊपर। ज्यादातर रोग इसी से शरीर के अंदर फैलते हैं। जो हम खाते हैं उसको अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आंतें सही तरीके से बाहर नहीं फेंक पाती हैं, मल का निष्कासन नहीं होता है और शरीर के अंदर ही रह जाता है, रेक्टम में सड़ता रहता है, बड़ी आंत में ही रुका रहता है, बार बार प्रेशर देने पर भी ये बाहर नहीं आता है, तो ये कब्ज कहलाती है। इससे क्या होता है कि ये जो खाना है अंदर हमारे आंतों के सड़ता रहता है, उस सड़े हुए खाने का आंतें एब्जॉर्प्शन करती हैं और वो ही दूषित जो खाने के तत्व हैं हमारे ब्लड में जाके मिल जाते हैं और ब्लड को इम्प्योर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड की जो नेचुरल पावर है बीमारी को निकालने की वो कम हो जाती है और तरह तरह की हमारे शरीर के अंदर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसका निकालना बहुत ही आवश्यक है। पुराने टाइम में भी बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसका पेट ठीक है उसका सारा शरीर ठीक है। तो अब ये समझ में आती है कि वो पेट ठीक होने से क्या मतलब था, वो ये कब्ज की तरफ ही उनका इशारा हुआ करता था। खाना जो है अच्छी तरीके से पचे, शरीर में लगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब हम इसके कारणों को थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे कारण समझ में आ जाएं और उनको हम दूर कर लें तो काफी हद तक तो हम इस कब्ज से बच सकते हैं। बाकी काम हम नेचर की ओर से करेंगे। तो एक इसका कारण है कि जब हमें मल आता है, हाजत हमें महसूस होती है, उस वक्त हम जाते नहीं हैं या अपने को फ्रेश नहीं करते हैं और अंदर ही ये रुका रहता है। तो ये बार बार ऐसा करने से हमें कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाती है। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल वर्क यानी शारीरिक काम न करना। जब हम शारीरिक काम करेंगे तो ये हमारे शरीर से मल जो है नियमित रूप से निकलेगा, क्योंकि इससे आंतें मजबूत बनती हैं, आंतों पर प्रेशर बनता है। तीसरा कारण है रात को देर तक जागना और सुबह को देर से उठना। उससे क्या होता है कि जो मल हमारे अंदर आंतों में पड़ा हुआ है वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उससे गंदी गैसें निकलती हैं और वो ही गैसें हमारे शरीर में फैलती रहती हैं और हमारे खून को खराब कर देती हैं। तीसरा है हमारी जो है स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, या ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल पर लगे रहना, ये भी जो है हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है, क्योंकि बॉडी हमारी जो है एसिडिक होने लग जाती है। खाने को बिना चबाए खाना, उससे भी कॉन्स्टिपेशन के चांस बनते हैं। एसिडिक खाना खाना, एसिडिक खाने में ज्यादातर ये मैदा की बनी हुई चीजें जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, पिज्जा है, जंक फूड है, नूडल्स वगैरह क्या क्या आजकल चल रहे हैं, ये सारा एसिडिक खाना है। आटा जो है बारीक खाना, ये भी एसिडिक होता है। ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे आंतों में जमती चली जाती हैं और इनका निष्कासन होता नहीं है, तो फिर ये अंदर ही इनका जो है एब्जॉर्प्शन होता रहता है, परत दर परत ये जमती जाती हैं और यही जो कब्ज का रूप धारण कर लेती है। एक कारण और आता है हमारी मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था से मतलब है कि हम कितने प्रेशर में रहते हैं, चाहे तो वो काम का प्रेशर हो, घर की चिंता हो, किसी की ब्याह शादी की हो, एजुकेशन की हो, किसी से जो पास पड़ोसी से डर लगता हो, या कोई भी हो किसी तरह का जो माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है, टेंशन जिसको कहते हैं, उससे भी जो है कब्ज पैदा हो जाती है। तो ये कुछ जो है मुख्य कारण है, इसीलिए इन कारणों से हमें बचना चाहिए। इस बीमारी के कुछ मुख्य लक्षण ऐसे हैं कि हमारा पेट जो है हर वक्त तो भारी रहेगा और हमें हाजत जाने के लिए जो है हर वक्त फील होता रहेगा। हर वक्त सिर भी भारी रहेगा, आंखें, आंखों की भौं, कनपटी, ये सब भारी रहेंगी, खिंची खिंची रहेंगी। नींद न आना, इसकी वजह से नींद में भी कमी हो जाती है, डिस्टर्ब नींद आएगी, भूख नहीं लगेगी, एसिड जैसा छाती में बनने लगेगा, डकारें आएंगी। तो ये सब इसके लक्षण हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं कि हमें कब्ज हो गई है।
और जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो प्रेशर लगाने के बाद भी हमारा मल जो है निकलता नहीं है। तो ये हमारे लक्षण हैं इस कब्ज के। अब हम आते हैं इसके कुदरती इलाज पर, यानी नेचुरल वे में हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको दूर करने के लिए जितनी भी दवाएं खा रहे हैं उन्हें हमें बंद कर देना चाहिए। इनकी दवा बंद करने से कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा, बिना हिचक के आप कर सकते हैं। बहुत से चूर्ण चल रहे हैं, इन्हें जो है खाने से क्या होता है कि हमारी आंतों पर इतना दबाव पड़ता है, वो मल को जो बाहर फेंकना चाहते हैं तो उससे हमारी आंतें भी फट जाती हैं, तो ब्लड भी आने लगता है, तो ये बड़ा नुकसान करता है। दूसरा है कि हमारा जो मेन मुख्य खाने का है वो है आटा। आटा जितना बारीक होगा एसिडिक होगा, आंतों में चुकेगा, इसलिए हमें आटा जो है गोल से भी मोटा कराना चाहिए। जैसा टाटा का नमक आता है उससे थोड़ा सा कम बारीक कर लें, ऐसा आटा जो खाना चाहिए। हालांकि आटा गूंथने वाली को थोड़ी परेशानी होगी, 2 घंटे पहले उसको गूंथ कर रख दें और बहुत ही अच्छा उसका असर होता है। और पूरा खाना जो है हमें एसिडिक जितना भी बताया गया वो सब छोड़ देना चाहिए। उसकी जगह पर अब हमें क्या खाना है, एल्कलाइन। तो एल्कलाइन में क्या है कि ये फल हैं, कच्ची सब्जियां हैं, सलाद है और नींबू पानी वगैरह है, ये हमें प्रयोग करना है। अब हमें कैसे प्रयोग करना है कि सबसे पहले हमें नाश्ता छोड़ देना चाहिए। उसकी जगह पर हमें मौसम के जितने भी फल आते हैं उन्हें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मौसम में या जिस जगह पर जो फल पैदा होता है वो नेचर ने उसके हिसाब से बेस्ट बना के वहां पर पैदा किया है। अब ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में फ्रूट यहाँ पे इंडिया में आ गया वो हमारे लिए उतना सूट करे, ऐसा नहीं है। हालांकि उससे काफी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, विटामिन वगैरह, पर वो बीमारी वगैरह के लिए उतना क्योर करने में हेल्पफुल नहीं है जितना कि लोकल फ्रेश और ताजी जितने भी फल हैं। दोपहर को हमें सलाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। मान लीजिए आप 3 चपाती खाते हैं तो 1 ही चपाती खाइए, 2 का सलाद खाइए, और सलाद को रोटी से पहले खाना है। दोपहर को रोटी सब्जी खा सकते हैं। अगर आप 45 से ऊपर हैं तो प्रोटीन को जो बंद कर दें, क्योंकि इसके डाइजेशन में काफी टाइम लगता है और भारी होता है, इसलिए वो कब्ज को पैदा करता है, आंतें जो कमजोर होती हैं। रात का खाना भी जो है हमें इसी तरीके का खाना है। अब इसमें ये देख लेना है कि कोई कमजोर है, किसी का डाइजेशन इतना वीक है कि लूज मोशंस वगैरह भी हो जाते हैं, या कोई और बीमारी है, तो उसे जो है थोड़ा संभल के ये डाइट पर चलना है, स्पेशली रात के खाने पर। उसे ये देखना है कि मुझे किससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, या किसी नेचुरोपैथ के कंसल्टेंसी लेकर के ही आप खाने को शुरुआत करें। ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करते रहें, तो इससे क्या होता है कि ये बार बार जैसे ही आंतों से निकलता है, गुजरता है आगे से, तो पहले ये खरोंच मारता हुआ चलता है, तो आंतों को भी साफ करता चला जाता है। टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, इनका अधिक से अधिक सेवन करें। और रात में दाल या दही तो बिल्कुल ही नहीं लेना है अगर कोई बीमार है तो। फलों में आप चीकू, पपीता, अनानास, सेब ये सब ले सकते हैं। और अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह लेना चाहते हैं तो उन्हें नाश्ते में आप ले सकते हैं। मुनक्का है, खजूर है, अंजीर है, लेकिन इनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह को जो है इनको खाएं, उसके पानी को भी पी जाएं। और गर्मियों में तो खास तौर से करना है। अब हम आते हैं कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट पर। तो इसको कैसे करना है कि सुबह सुबह अगर फ्रेश हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अपने पेड़ू भाग पर, नाभि और इस नीचे के भाग पर 6 इंच चौड़ी और 1 फीट लंबी पट्टी ले लें, उसको ठंडे पानी में भिगो लें
और निचोड़ लें और उसको नाभि से नीचे के पोर्शन पर 15-20 मिनट तक रख लें और बिल्कुल उसको सटा कर रखें स्किन से, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। इसको रखने के बाद ही तुरंत ही घूमने चले जाएं, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करें। और जो नहीं कर सकते हैं, कमजोर हैं, तो वो घर में ही अपनी तौलिया लेकर या अपने हाथ से ही पेट को जो है रगड़ना शुरू कर दें, यानी उसको गर्म कर लेना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही गर्म पानी लें, कम से कम 1 पाव या 300 ml, उसमें आधा नींबू भी डाल लें और उसका जो है एनिमा लेना है। ये 2 चीजें डेली करनी है। और पेट पर भी मालिश की जा सकती है। अब इसमें देखना है कि मरीज की कैसी हालात है, उस हिसाब से हमें मालिश करनी होती है। अगर आप स्वस्थ हैं शरीर से तो मालिश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सीधे हाथ की तरफ से हम नीचे से शुरू करेंगे और इसको ऊपर तक लेके आएंगे लिप्स की तरफ, फिर बाईं तरफ लेके जाएंगे नाभि के ऊपर से, और मैक्सिमम दाईं तरफ ले जाकर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, और फिर नीचे की तरफ ही नाभि से नीचे दाईं तरफ लाते हुए इस तरीके से हम जो है मालिश करते हैं। सुबह सुबह खुली हवा में पानी पीकर घूमना भी बहुत अच्छी चीज है, इससे भी कब्ज हटती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि हमें कदम जो है बड़े बड़े लंबे लंबे रखने हैं, ऐसे नहीं कि मरीज की तरह हमें घूमना है, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत कम फायदा होगा। कब्ज हटानी है तो लंबे लंबे पैर रखते हुए थोड़ा सा वॉकिंग करनी है। कब्ज के लिए कुछ आसन भी बड़े फायदेमंद हैं। जैसे एक आसन है उत्थान पाद आसन, यानी पाद माने पैर, पैरों को जो है जमीन से ऊपर उठाना है। अब कैसे उठाना है? पीठ के बल हमें लेट जाना है, हाथों को या तो पीछे की तरफ ले जाएं या अपनी बॉडी के साथ भी लगा कर रख सकते हैं, जो नहीं पीछे ले जा सकते हैं। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पैरों को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाकर रखना है। तो जितनी सामर्थ्य है, आधा मिनट, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उन्हें रोक कर रखें। सांस को नॉर्मल लेते रहें और जब थकने लगे तो धीरे से पैरों को नीचे रखें। ये उत्थान पाद आसन है। इससे क्या है, आपके नाभि वाले पोर्शन पे और जितना भी ये एब्डोमिनल रीजन है, इससे जो है हमारी आंतों पर जोर पड़ता है, नीचे की तरफ खींचती है। उससे क्या होता है कि मल हमारा जो नीचे की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। और इसी आसन को करते हुए हम पैरों को ऊपर उठाकर गोलाकार चक्र में घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज 2-3 राउंड ले लें और 2-3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। एक आसन होता है धनुरासन, वो पोस्चर। इसमें क्या है कि हमें पेट के बल लेटना होता है, एड़ी पंजे मिला के पीछे की तरफ हम खोल देते हैं और हाथों को अपने शरीर के साथ कमर के इधर उधर जो है रखते हैं। पीछे से पैरों को उठाते हुए घुटनों से पैरों को मोड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ नितंबों की तरफ लेके आते हैं और दोनों हाथों को पीछे ले जाकर टखने वाले हिस्से पर उनको पकड़ लेते हैं। ये आसन्स के वीडियो मेरे बाद में आगे आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो पहले पीछे से पैरों को उठाना है, जंघाएं उठ जाएंगी, पैर उठ जाएंगे, फिर बाद में आगे से हमें चेहरा, छाती उठाना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल रीजन पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, तो ये यहाँ से कब्ज हटने लगती है। इसके लिए एक आसन और है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन में क्या है कि हमें बॉडी को जो है, एक आधा पोर्शन तो हमारा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करता है और आधा पोर्शन हमारा जो है राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करता है। यानी नीचे का पोर्शन अगर हमारा बाईं तरफ जा रहा है तो सिर जो हमारा दाईं तरफ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पेट की जो अवस्था है वो इस तरीके से हो जाती है, ऐसे निचोड़ना शुरू होता है। फिर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे होता है। तो इससे आंतों पे, रीढ़ की हड्डी पे, नर्वस सिस्टम पे, सब पे जोर पड़ता है। हर आसन के बहुत फायदे हैं, वो अलग अलग आसनों के वीडियो में आप देखेंगे। तो इससे भी जो है कब्ज हटती है। एक नौली क्रिया भी है। नौली क्रिया जो है, क्या होता है कि हमें सारा सांस बाहर निकाल करके बैठकर या खड़े होकर इस नाभि को जो चलाना होता है। इसकी विधि जो है वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कुछ आसन है जिन्हें हमें डेली कर लेना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार से। और ये भी ध्यान रहे कि हमें क्या बीमारी है, हमारे कोई बीपी तो नहीं है,
कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, मेल है फीमेल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आसन किए जाते हैं। इसलिए किसी से पहले जरूर कंसल्ट कर लें। तो नटसेल में अब हम यही कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को निकालने के लिए हमें तो पहले उनके कारणों को हटाना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और उसमें हमें सबसे पहले फिर आना है खाने के रूटीन पर। वो हमारा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, टाइम से हम खाना खाएं। सुबह का अगर हम खाना जैसे खाते हैं 8-9 बजे यानी नाश्ता, तो उसके बाद हमें 11 या 12 बजे तक भूख लगाती है, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का बीच का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारी जठराग्नि पूरी तरीके से पीक पर होती है, एब्डोमिनल फायर। इस वक्त जो भी हम खाएंगे वो पचेगा, और शाम का खाना जो है सनसेट तक खा लें, क्योंकि इसका भी एक सिद्धांत है आयुर्वेद में कि एब्डोमिनल फायर यानी जठराग्नि जो है सूर्य की अग्नि के साथ साथ तेज रहती है। जैसे जैसे सूरज छिपता चला जाता है, उनसे दूर होता चला जाता है, उतनी हमारी मंदाग्नि जो है शुरू हो जाती है, यानी डाइजेस्टिव पावर जो है कम हो जाती है। और कुछ आसन एक्सरसाइज वगैरह जो अभी बताएं उनको भी जरूर करें, और अपने इलाज में एनीमा ये जरूर रखें। एनीमा जो है बड़ी आंतों से और रेक्टम से ये इंस्टेंट उस कब्ज को हटा देता है। आज का बस इतना ही। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से कंसल्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें आपने कोई भी प्रयोग बिना सोचे समझे किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी वाइटल एनर्जी कितनी है, आपको किस तरीके से लेके चलना, हर चीज को देखना होता है कि शक्ति भी बढ़े, रोग भी निकले, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और आ जाए तो उसे हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में ये कहता हूँ, क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से कंसल्ट जरूर करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।